गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन डिवाइस के बारे में, है ना। जो टॉपिक्स है इस आज के वीडियो का वो है एक्सपेंशन डिवाइसेज। एक्सपेंशन डिवाइसेज को मीटरिंग डिवाइस या थ्रोटलिंग डिवाइस भी कहते हैं। ये जो डिवाइस है एक्सपेंशन डिवाइस बेसिकली जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ये एक तरफ कंडेंसर होता है, ठीक है ना। कंडेंसर के बाद बेसिकली हम लोग रिसीवर भी लगाते हैं। यहाँ पर एक रिसीवर होता है और ये रिसीवर के बाद जो है यहाँ पर एक्सपेंशन भाल्व लगा हुआ रहता है और इसके आगे जो है फिर इवेपोरेटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर रिसीवर यूज हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि एक्सपेंशन भाल्व जो है ये या एक्सपेंशन डिवाइस जो है वो रिसीवर या इवेपोरेटर के बीच में लगा हुआ है, या फिर अगर रिसीवर का यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर ये कंडेंसर एंड इवेपोरेटर के बीच में ये फिटेड रहता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है? ये एक थ्रोटलिंग डिवाइस है, इसको मीटरिंग डिवाइस या एक्सपेंशन डिवाइस भी कहते हैं। इसका काम है कि प्रेशर को ड्रॉप करना। जो रेफ्रिजरेंट यहाँ से कंडेंसर से आउट हो करके रिसीवर में आके कलेक्ट होती है उसकी प्रेशर यहाँ पर क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। लेकिन यही रेफ्रिजरेंट जब एक्सपेंशन वाल्व से पास करती है तो फिर ये प्रेशर को ड्रॉप करके प्रेशर को ये क्या कर देता है, लो कर देता है। तो यहाँ पर एक्सपेंशन डिवाइस का पहला जो फंक्शन है वो है कि ये रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है हाई प्रेशर लिक्विड से लो प्रेशर लिक्विड में। और इस तरह से जो रेफ्रिजरेंट है वो एट लोअर प्रेशर पर वो इवेपोरेटर ये एक्सपेंशन वाल्व से आउट हो करके इवेपोरेटर में एंट्री लेता है ना। एक फंक्शन तो ये मेन फंक्शन उसका ये हो गया कि वो प्रेशर को रिड्यूस करता है। दूसरा चीज है कि इट मेंटेन द डिजायर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो प्रेशर साइड, ठीक है। ये क्या करता है कि जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर साइड के बीच में कनेक्टेड है, कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में है, तो उसके प्रेशर डिफरेंस को ये मेंटेन रखता है ना। प्रेशर बढ़ाने का काम कंप्रेसर का है। कंप्रेसर लो प्रेशर से हाई प्रेशर में को बढ़ा देता है, रेफ्रिजरेंट के हाई लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। और वही जहां पर एक्सपेंशन वाल्व है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक रिड्यूस कर देता है। तो इस तरह से जब लोअर प्रेशर पर रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में जाती है तो वो एट लोअर टेम्परेचर पर ही वेपराइज कर जाता है। प्रेशर लो होने के कारण उसकी बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाती है रेफ्रिजरेंट का, और वो लोअर टेम्परेचर पर ही इवेपोरेट करके और हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक क्या है, एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जो प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन रखता है। तीसरा चीज है कि इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट अकॉर्डिंग टू द लोड ऑफ इवेपोरेटर। इसके बाद जो एक और काम एक्सपेंशन डिवाइस जो करती है वो है कि इवेपोरेटर के प्रेशर को मेंटेन रखना। जैसा कि हम लोग जब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो पैरामीटर्स का इफेक्ट देखे थे कि अगर यहाँ पर इवेपोरेटर है और इवेपोरेटर के प्रेशर को अगर हम लोग घटा देते थे तो सीओपी क्या हो जाता था, घट जाता था, है ना। तो ये फॉल या राइज ना करे, ज्यादा फॉल या ज्यादा राइज ना करे, इसके लिए यहाँ पर एक्सपेंशन वाल्व जो इसके जस्ट पीछे लगा हुआ है ये रेफ्रिजरेंट के फ्लो को यहाँ से कंट्रोल करता है और उतना ही अमाउंट में रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेटर में जाने देता है जिससे कि इसकी प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे। अगर इवेपोरेटर पे लोड बढ़ती है यानी इसके ऊपर कूलिंग लोड अगर बढ़ता है, वेपराइजेशन तेजी से हो रहा है, तो वहां पर एक्सपेंशन वाल्व जो है हायर अमाउंट में रेफ्रिजरेंट की सप्लाई करता है ना। और वही अगर मतलब इवेपोरेटर पर कूलिंग लोड कम है यानी कि वेपराइजेशन की रेट जो है यहाँ कम हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सपेंशन वाल्व जो है उसको फ्लो को कंट्रोल करके और कम क्वांटिटी में इवेपोरेटर में इन करता है, क्योंकि इवेपोरेटर के जस्ट बाद यहाँ पर लगा होता है क्या, कंप्रेसर। और हम लोग किसी भी स्थिति में ये नहीं चाहते हैं कि इवेपोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट बाहर आए
वो लिक्विड स्टेट में ही बाहर आ जाए। अगर ये लिक्विड स्टेट में रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर से बाहर आ गया तो उसको डायरेक्ट कंप्रेसर अगर सक कर लिया तो ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर को डैमेज कर देता है। ठीक है, तो इसलिए कंट्रोलिंग मेनली यहीं पे एक्सपेंशन वाल्व में ही होता है कि ये जब इसका लोड घट गया, कूलिंग लोड नहीं है, तो एक्सपेंशन वाल्व वो कम क्वांटिटी में रेफ्रिजरेंट देता है, सप्लाई करता है, ताकि इवेपोरेशन में, इवेपोरेटर में जो है कंप्लीट इवेपोरेशन हो सके। तो ये 3 बेसिक फंक्शन है। एक तो प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, हायर प्रेशर को लोअर प्रेशर में। दूसरा चीज है कि ये प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन रखता है, हायर और लोअर प्रेशर के डिफरेंस को मेंटेन रखता है। और तीसरा चीज है कि ये रेफ्रिजरेंट के फ्लो को भी इवेपोरेटर में कंट्रोल करता है। तो एक्सपेंशन डिवाइस का टाइप, कौन कौन से टाइप होते हैं? तो जनरली टाइप जो है वो है कैपिलरी ट्यूब, हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल्व, ऑटोमेटिक या कांस्टेंट प्रेशर वाल्व, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, लो साइड फ्लोट वाल्व, हाई साइड फ्लोट वाल्व, है ना। यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है कि अगर एक्सपेंशन डिवाइस कैसा है, तो ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर में यूज हो रहा है। इवेपोरेटर 2 तरह का होता है, एक ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर और एक फ्लडेड इवेपोरेटर। ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट पास करता है वो एज ए की मिक्सचर के रूप में गैस और लिक्विड का मिक्सचर पास करता है। और जबकि फ्लडेड इवेपोरेटर में जो है वो उसके ट्यूब में, इवेपोरेटर के ट्यूब में पूरा लिक्विड रेफ्रिजरेंट भर के जो है वो फ्लो करता है। तो उस समय जो है एक्सपेंशन डिवाइस जो अगर ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर के साथ यूज हो रहा है तो उसको सिंपली हम लोग एक्सपेंशन वाल्व कहते हैं। और वही एक्सपेंशन डिवाइस अगर फ्लडेड इवेपोरेटर के साथ यूज हो रहा है तो उसको हम लोग फ्लोट वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें से जैसे फर्स्ट टाइप है कैपिलरी ट्यूब, ये एक सबसे सिंपलेस्ट टाइप का क्या है, ये एक्सपेंशन वाल्व है। ठीक है, या एक्सपेंशन डिवाइस है। यहाँ पर ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप है। कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, एक स्मॉल डायमीटर का, एक लॉन्ग लेंथ में और स्मॉल डायमीटर का जो ट्यूब होता है, ठीक है, उसको ही हम लोग कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ये जनरली किसका बना हुआ होता है, कॉपर का बना हुआ रहता है ना। और इसके डायमीटर बहुत ही कम, मतलब जैसे कि 0, यहाँ पर रेंज भी दिया हुआ है 0.5 mm to 2.25 mm, जो कि एक बहुत ही कम लेंथ का क्वांटिटी है ना। जबकि इसकी लंबाई जो है लगभग 0.5 मीटर से 5 मीटर तक होता है। यानी कि लॉन्ग लेंथ एंड स्मॉलर डायमीटर ऑफ ट्यूब इज नोन एज कैपिलरी ट्यूब, जहां पर कैपिलरी एक्शन होता है। यानी कि यहाँ पर जब इस ट्यूब से रेफ्रिजरेंट पास करती है तो यहाँ पर क्या होता है, डायमीटर स्मॉल होने के कारण यहाँ पर उसकी प्रेशर ड्रॉप होते हैं। क्योंकि जब ये रेफ्रिजरेंट इस ट्यूब से पास करता है तो फिर यहाँ पर ट्यूब का जो सरफेस है और ये जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड है, ठीक है, तो क्योंकि कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट आउट होता है वो एज ए की मोस्टली लिक्विड स्टेट ही होता है, या फिर मिक्सिंग भी होता है तो ड्राइनेस फ्रैक्शन काफी लोअर होता है। तो जब ये रेफ्रिजरेंट एज ए कि हम लिक्विड स्टेट में कंसीडर करें, तो यहाँ पर जब यहाँ से पास करता है इस स्मॉल डायमीटर के ट्यूब से, तो यहाँ पर उसकी प्रेशर की ड्रॉप होती है। किस कारण से, तो इसमें फ्रिक्शन एक्ट होता है, यानी कि ट्यूब का सरफेस और जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट के बीच में फ्रिक्शन लगता है, जिसका हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े हैं कि जो HF, जिसके कारण हेड लॉस जो है वो होता है 4FL_V²/2DG, है ना। ये हमारा क्या है, हेड का ड्रॉप है। तो प्रेशर हेड का अगर ड्रॉप है तो यहाँ पर अगर डायमीटर स्मॉल होना और लेंथ का ज्यादा होना, ये HF के को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यानी कि यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप इंक्रीज होगा, जितना लंबा ये लेंथ होगा ट्यूब का और जितना स्मॉल डायमीटर होगा, इन ये क्या करेगा, इसके प्रेशर को यहाँ पर ड्रॉप करेगा, इसका हेड का यहाँ पर लॉस होगा, यानी इसका जो हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी फ्लो के ड्यूरेशन में इसकी हेड का लॉस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। तो इस तरह के फंक्शन से ये कैपिलरी ट्यूब काम करता है।
इसका जनरली हम इस्तेमाल जो है एक छोटा सा एप्लीकेशन के लिए, जैसे कि हो गया डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, रूम एसी, फ्रीजर, है ना, जहाँ पर स्मॉल कैपेसिटी का होता है, वहां पर कैपिलरी ट्यूब का हम यूज करेंगे, है ना। कैपिलरी ट्यूब यूज करने से यही चीज होता है कि कैपिलरी ट्यूब जो है ये रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकता है, यानी कि इसका जितना डायमीटर है, क्योंकि ये तो सिंपल का सा एक ट्यूब है, इसमें जितना ट्यूब का अपना वॉल्यूम है या स्पेस है, उतना अमाउंट में इसमें रेफ्रिजरेंट वो लगातार फॉल मतलब फ्लो करते रहेगा। इसमें इंक्रीज करना या डिक्रीज करना रेफ्रिजरेंट के फ्लो को वो कठिन होता है, इसीलिए कैपिलरी ट्यूब को हम स्मॉल कैपेसिटी एप्लीकेशन में यूज करते हैं, है ना। तो इसमें कैपिलरी ट्यूब से में जाने से पहले एक स्ट्रेनर लगा हुआ रहता है, जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से जो आउट हुआ वो पहले स्ट्रेनर में जाता है। स्ट्रेनर क्या करता है, यहाँ पर इस लिक्विड रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी स्थिति में जो डस्ट पार्टिकल है वो उस ट्यूब में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये ट्यूब की डायमीटर स्मॉल होने के कारण वो डस्ट पार्टिकल इसको ब्लॉक कर सकता है, या उसके सरफेस पे डिपॉजिट हो गया तो वो धीरे धीरे ब्लॉक कर देगा। तो स्ट्रेनर से उसको पहले ही फिल्टर करके और तब ये रेफ्रिजरेंट कैपिलरी ट्यूब में इन करता है, और इस तरह का ये ट्यूब में के क्वाइल से होते हुए, है ना, ये पास करते जाता है, और यहाँ बाय फ्रिक्शन अपना प्रेशर ड्रॉप करती है। इस कारण से जब ये ट्यूब से आउट होता है रेफ्रिजरेंट, तो इसका प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है, क्योंकि इसमें अपना ये हेड लॉस कर चुका है, और फिर ये लो प्रेशर पर फिर वापस इवेपोरेटर में चला जाता है, जहां पर इवेपोरेटर के आगे यहाँ पर क्या है, कंप्रेसर लगा हुआ है। ये कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर का सक्शन साइड में, इवेपोरेटर जो होता है किधर, सक्शन साइड में, तो सक्शन साइड में होने के कारण कंप्रेसर यहाँ पर जो है वैक्यूम क्रिएट करता है। वैक्यूम क्रिएट होने के कारण ये लो प्रेशर का जो रेफ्रिजरेंट है वो इवेपोरेटर से पास करते हुए और वो कंप्रेसर में चला जाता है, और इस जब इवेपोरेटर से पास करता है तो इसी समय इसकी वेपराइजेशन होती है और वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये था एक सिंपल सा एक्सपेंशन डिवाइस, कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कैपिलरी ट्यूब यूज करने का कई सारा एडवांटेज है। पहला चीज है कि एक छोटा सा स्मॉल डायमीटर का ट्यूब है, जिस कारण से इसका कॉस्ट जो है वो और के कंपैरिजन में कम होता है। लेकिन इसमें यह है कि जब इसमें कंप्रेसर स्टॉप हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर कंप्रेसर को अगर हम बंद कर दिए, तब भी ये रेफ्रिजरेंट क्या होगा, इस ट्यूब से इवेपोरेटर में फ्लो करते हुए आएगा, और जो यहाँ पर कंप्रेसर पहले सक्शन क्रिएट कर रहा था, जिस कारण से यहाँ का इवेपोरेटर का प्रेशर लोअर था, किस कारण से, तो इस कंप्रेसर के सक्शन के कारण वो वापस जो है रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे स्टॉप होने के बाद भी रेफ्रिजरेंट इस इवेपोरेटर में भर के और इवेपोरेटर को प्रेशर को वापस इंक्रीज कर देता है। तो इससे हमें फायदा ये होता है कि जब दोबारा हम इस कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे तो इसको बहुत ज्यादा यहाँ सक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रेफ्रिजरेंट यहाँ से इवेपोरेटर से कंप्रेसर में तभी जाएगा जब कंप्रेसर जो है वो ज्यादा लोअर प्रेशर तक सक्शन करेगा इवेपोरेटर प्रेशर से, क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर है ना, तो इसीलिए जब तक इवेपोरेटर प्रेशर लो है तो उससे भी लो सक्शन क्रिएट करना होगा कंप्रेसर को, तभी ये रेफ्रिजरेंट इसमें एंट्री ले पाएगा। तो कैपिलरी ट्यूब यूज करने से क्या होता है कि जब कंप्रेसर बंद भी कर दिए तो रेफ्रिजरेंट आकर के इवेपोरेटर में बढ़ के इसकी प्रेशर को, इवेपोरेटर प्रेशर को बढ़ा देता है। तो इस कारण से जब दोबारा स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर को तो इसमें थोड़ा सा ही सक्शन होता है, मतलब हल्का सा प्रेशर यहाँ पर सक्शन क्रिएट किया, ये रेफ्रिजरेंट आसानी से कंप्रेसर में चला जाता है। तो दूसरा फायदा कैपिलरी ट्यूब का ये है। तीसरा चीज है कि सिंस द रेफ्रिजरेंट चार्ज इन द कैपिलरी ट्यूब सिस्टम इज क्रिटिकल, देयर इज नो रिसीवर इज नेसेसरी। अब चूंकि रेफ्रिजरेंट चार्ज जो है कैपिलरी ट्यूब सिस्टम में क्या है, ये क्रिटिकल है। क्रिटिकल कहने का मतलब हो गया कि इसकी लॉन्ग लेंथ है ना, उसके बाद ये डायरेक्टली
मतलब इवेपोरेटर में चला जाता है। तो इसी के ड्यूरेशन में ये पूरा का पूरा इसका प्रेशर का ड्रॉप हो जाता है। तो इसमें कोई अलग से हमको रिसीवर जैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये था हमारा कैपिलरी ट्यूब, जो कि एक एक्सपेंशन डिवाइस का सबसे सिंपलेस्ट टाइप है। दूसरा है ऑटोमेटिक, या इसको कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व कहते हैं। नाम से ही क्लियर है कि ये एक तो ऑटोमेटिक है और कांस्टेंट प्रेशर है, यानी कि ये इवेपोरेटर के प्रेशर को क्या करता है, कांस्टेंट रखता है, जो कि एक कूलिंग के लिए हमें जरूरी होता है कि इवेपोरेटर प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो इसीलिए इसको कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व कहते हैं। और दूसरा चीज की ऑटोमेटिक है, ये इसमें प्रेशर को कंट्रोल हम लोग मैनुअली नहीं करते हैं, बल्कि ये खुद से अपना इसका प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है। तो इसके लिए क्या सेटअप होता है, तो ये इसका ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व है, जिसमें एक तरफ जो है यहाँ पर एडजस्टिंग स्क्रू है। इस स्क्रू को हम लोग रोटेशन दे करके इस स्क्रू को लोअर या अपर पोजीशन में इसको हम मूव करवा सकते हैं। उसके बाद स्क्रू के जस्ट नीचे फिटिंग होता है एक स्प्रिंग, है ना। ये क्या होगा कि अगर स्क्रू को अगर हम लोग टाइट करेंगे तो ये स्क्रू लोअर आएगा तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। वही अगर स्क्रू को अगर हम लोग ढीला करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये स्प्रिंग जो है वो ऊपर की ओर मूव करेगा, यानी स्प्रिंग का एक्सपेंशन होगा। ये स्प्रिंग जो है फर्दर आगे कांटेक्ट में है एक मतलब डिवाइस से, एक छोटा सा प्लेट से, है ना। और ये प्लेट जो है वो किसके ऊपर, एक डायफ्रैगम पर माउंटेड किया हुआ। ये एक डायफ्रैगम है, डायफ्रैम जो कि यहाँ पर एक लाइन के रूप में दिख रहा है, लेकिन इसको अगर हम लोग ऐसे टॉप व्यू देखेंगे तो ये एक तरह का सर्कुलर पतला सा डिस्क की तरह दिखता है ना। और इसी के ऊपर अपना स्प्रिंग जो है ऊपर लगा हुआ है ना। यहाँ पर एक प्लेट लगा के और स्प्रिंग इसमें लगा दिया। तो स्प्रिंग का कंप्रेस होना क्या करेगा, इस डायफ्रैगम को नीचे की ओर कंप्रेस करेगा। तो इस फिर प्लेट से फर्दर यहाँ पर आगे जो है जुड़ा हुआ है भाल्व, और ये क्या है, सीट है, जिसके अगेंस्ट जो है ये भाल्व, अगर ये भाल्व ऊपर की ओर जाती है तो ये इस रास्ता को क्लोज करेगा, है ना। यहाँ पर जो ओपनिंग है इसको ये क्या करेगा, क्लोज कर देगा। वही भाल्व अगर नीचे की ओर आती है तो ये स्पेस को खाली करेगा और यहाँ से रेफ्रिजरेंट का फ्लो होगा। रेफ्रिजरेंट का एंट्री जो है यहाँ से है, जो कंडेंसर से आउट हुआ है वो रेफ्रिजरेंट यहाँ से एंट्री लेता है। तो जस्ट इसके एंट्री पॉइंट पर ही क्या लगा हुआ, स्ट्रेनर लगा हुआ। ये स्ट्रेनर क्या करता है कि जो भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट में डस्ट पार्टिकल या इम्प्योरिटीज सब मौजूद है सॉलिड फॉर्म में, वो उसको यहाँ पे रिमूव कर देता है। उसके बाद रेफ्रिजरेंट आके इस स्पेस में अपना भरते जाता है ना। और यहाँ से ओपनिंग है जहां पर ये रेफ्रिजरेंट यहाँ से आउट होकर के चला जाता है, कहाँ पर, इवेपोरेटर में। और इवेपोरेटर के आगे क्या लगा हुआ है, कंप्रेसर लगा हुआ है। तो कंप्रेसर सक्शन यहाँ पे क्रिएट किया, तो ये सक्शन के कारण इवेपोरेटर का प्रेशर क्या होगा, लोअर होगा। कंप्रेसर सक्शन करेगा तो इवेपोरेटर का प्रेशर लोअर होगा, तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है तो यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। इवेपोरेटर चूंकि इधर हायर प्रेशर है, तो अगर इधर का प्रेशर हायर है और यहाँ पर लोअर प्रेशर क्रिएट कर दिया तो रेफ्रिजरेंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस ओपनिंग से रेफ्रिजरेंट आगे की ओर मूव करेगा। लेकिन ये रेफ्रिजरेंट यहाँ पर तभी आएगा जब यहाँ से फिर क्या हो, भाल्व जो है यहाँ जो लगा हुआ है वो ओपन हो। तो ये भाल्व अब जितना ज्यादा खुलेगा उतना ही ज्यादा जो है तो मात्रा में रेफ्रिजरेंट आगे की ओर एंट्री ले पाएगा इस चैम्बर से। इस चैम्बर में जाने के लिए इसको इस स्पेस से ही जाएगा। तो ये भाल्व जितना यहाँ पर ओपन होगा उतना ज्यादा अमाउंट में जाएगा रेफ्रिजरेंट, और जितना क्लोज होगा उतना ही कम अमाउंट में रेफ्रिजरेंट एंट्री ले पाएगा। तो ये काम वर्क कैसे करता है, तो ये डायफ्रैगम के ऊपर में, डायफ्रैगम के अपर पार्ट में यहाँ पर जो प्रेशर लगा रहा है, इस डायफ्रैगम के अपर हिस्सा में ये स्प्रिंग प्रेशर लग रहा है, प्लस यहाँ पर जो एयर मौजूद है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इस डायफ्रैगम के ऊपर में।
जबकि नीचे की ओर जो डायफ्रैगम के जो लोअर साइड में है वो है यहाँ पर इवेपोरेटर प्रेशर, यहाँ पर क्या है, इवेपोरेटर प्रेशर है। तो ये डायफ्रैगम अगर इक्विलिब्रियम में है यानी कि अपने जगह पर है, जब इवेपोरेटर प्रेशर जो है यहाँ पर इवेपोरेटर प्रेशर बराबर होगा स्प्रिंग प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर और स्प्रिंग प्रेशर डायफ्रैगम के अपर पार्ट से लग रहा है और इवेपोरेटर प्रेशर जो है नीचे से लग रहा है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो दोनों ही प्रेशर क्या होगा, ये बराबर होगा। तो अब ये बात आती है कि जब यहाँ पर इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर पर अगर यहाँ पर कूलिंग लोड बढ़ जाता है, ठीक है, या फिर हम लोग कहे तो यहाँ पर इवेपोरेटर का जो प्रेशर है वो अगर इंक्रीज करता है ना, तो इवेपोरेटर के प्रेशर को इंक्रीज होने के कारण ये ज्यादा जोर से डायफ्रैगम के ऊपर जो है तो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। डायफ्रैगम जो है ये ऊपर की ओर मूव करेगा अगेंस्ट द स्प्रिंग, स्प्रिंग के अगेंस्ट ये डायफ्रैगम मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि इवेपोरेटर प्रेशर हायर है, इस कारण से ये डायफ्रैगम अगेंस्ट द स्प्रिंग ऊपर की ओर मूव करेगा। तो ये डायफ्रैगम का ऊपर मूव करना ये भाल्व को भी यह क्या करेगा, ऊपर की ओर मूव करवा देगा। तो ऊपर की ओर मूव करवा देगा जिस कारण से क्या होगा कि यहाँ पर भाल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो भाल्व अगर क्लोज हो गया तो कम अमाउंट में यहाँ पर क्या होगा, रेफ्रिजरेंट इस चैम्बर से इस चैम्बर में मतलब मास जो है रेफ्रिजरेंट का फ्लो वो कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि लोअर क्वांटिटी में ये रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में जाएगा, तो इवेपोरेटर प्रेशर वापस क्या होगा, जो बढ़ गया था वो कम रेफ्रिजरेंट के फ्लो के कारण वो फिर से घट जाएगा, है ना। वही दूसरी ओर अगर इवेपोरेटर का प्रेशर लोअर होता है, मतलब कंप्रेसर ज्यादा सक्शन क्रिएट कर रहा है, तो इवेपोरेटर का प्रेशर डाउन हो जाएगा। इवेपोरेटर का प्रेशर अगर डाउन हो गया तो जो यहाँ पर डायफ्रैगम है, ठीक है, यहाँ पर जो डायफ्रैगम है वो स्प्रिंग के क्या करेगा, मतलब एक्सपेंशन होगा। यहाँ पर स्प्रिंग का क्या होगा, ये डायफ्रैगम, इसको हम मिटा लेते हैं पहले, तब समझ में आएगा ये। तो ये जो डायफ्रैगम है यहाँ पर, अगर ये इवेपोरेटर का प्रेशर लोअर होता है यानी कि इसका मान अगर घटती है, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, डायफ्रैगम को इधर की ओर मूव करवा देगा, है ना, यानी कि स्प्रिंग यहाँ पर एक्सपेंड कर जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे का प्रेशर लोअर हो चुका है, तो इस कारण से ये स्प्रिंग क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। तो यहाँ पर ये भाल्व क्या होगा, इसका स्प्रिंग का एक्सपेंशन डायफ्रैगम का बॉटम मूव करना भाल्व को ओपन कर देगा ज्यादा। तो भाल्व अगर ज्यादा ओपन हो गया तो फिर यहाँ पर हायर क्वांटिटी में रेफ्रिजरेंट जो है वो इस चैम्बर से इस चैम्बर में फ्लो कर जाएगा। तो इस तरह से रेफ्रिजरेंट का जो मास फ्लो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज हो जाएगा तो ये वापस जा करके इवेपोरेटर प्रेशर को बढ़ा देगा। जो इवेपोरेटर प्रेशर घट गया था वो हायर क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्लो के कारण इवेपोरेटर प्रेशर वापस क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो स्प्रिंग और डायफ्रैगम का जो अरेंजमेंट है और उसी से ये भाल्व जुड़ा हुआ है, तो ये एक कांस्टेंट प्रेशर को इवेपोरेटर में बनाए रखता है। जैसे ही इवेपोरेटर का प्रेशर घटेगा कि भाल्व जो है यहाँ पर इस डायफ्रैगम मैकेनिज्म के थ्रू भाल्व ओपन होगा, रेफ्रिजरेंट ज्यादा फ्लो करेगा, प्रेशर वापस इवेपोरेटर का बढ़ जाएगा। और फिर अगर इवेपोरेटर का प्रेशर अगर यहाँ से बढ़ता है तो फिर ये जो मैकेनिज्म है डायफ्रैगम स्प्रिंग का वो भाल्व को क्लोज करेगा और इससे कम क्वांटिटी में रेफ्रिजरेंट की फ्लो होगी तो वापस फिर इवेपोरेटर प्रेशर जो है वो डाउन कर जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो डायफ्रैगम और स्प्रिंग का जो मैकेनिज्म है, इसको एडजस्टिंग स्क्रू के थ्रू हम एक बार एडजस्ट कर दिए तो वो उतना ही प्रेशर को ये क्या करेगा, हमेशा इवेपोरेटर में मेंटेन करके रखेगा। और ये क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है, ये खुद
ऑटोमेटिक मतलब जो इक्विलिब्रियम ऑफ प्रेशर के कारण ये ऑटोमेटिक हो रहा है, तो इसीलिए इसको कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व भी कहते हैं, जो इवेपोरेटर के प्रेशर के को कांस्टेंट बनाए रखता है। तो इस तरह से ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व जो है वो काम करता है।